चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी प्रीवियस ईयर से संबंधित है। तो यूपीपी के ये जो भी सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी हर रोज आपके सामने हम करवाते हैं, ठीक है, लाइव सेशन रहता है। तो इसके माध्यम से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपना हर एक पार्ट जो है तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। पहला जो प्रश्न है, आपको अगर आंसर पता है तो बताएंगे सब लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस में जो कोविड-19 का नाम है ये किसने दिया था? कोरोना वायरस बीमारी को कोविड-19 नाम किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 को क्या दिया गया? कोविड-19 नाम दिया गया। कोविड क्या है? कोविड एक वायरस है, ठीक है, जिसमें कोविड का फुल फॉर्म क्या है? तो को से है कोरोना, वी आई से है वायरस और डी से है डिजीज, ठीक है। कोविड को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो सीओ को, तो सीओ से कोरोना, वी आई से वायरस और डी से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। इसी को क्या कहा गया? कोरोना वायरस। और 19 मतलब 2019 में चीन से, एक चीन का एक क्षेत्र है वुहान, वहां से जो है कोरोना वायरस क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ, ठीक है, और सारे विभिन्न देशों में फैल गया था। भारत में भी बहुत मतलब व्यापक रूप से जो है वायरस फैला था, ठीक। और एक इसके लिए भारत में एक ऐप लॉन्च किया गया था, इसमें रक्षा करने के लिए। वो कौन सा ऐप था? जो कोरोना वायरस पे नियंत्रण, या फिर अगर बात की जाए कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया था जिससे लोग अपनी रक्षा कर सकते थे कोरोना वायरस से? आरोग्य सेतु। कौन सा है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर आप यूपीपी या फिर यूपीएसआई की या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल, पटवारी की हो गई, या फिर वीडियो की हो गई, या फिर अन्य कोई भी, तो यूपी जीके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी जीके इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश या फिर बिहार की जीके की इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो यूपी पुलिस का इसी का एक सवाल है, पूछा गया है इसमें कि यूपी से बहने वाली इसमें से कौन सी नदी जो कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। तो बताएंगे कौन सा होगा? झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती, जबकि अगर बात की जाएगी गंगा, यमुना और रामगंगा, ठीक है, गंगा, यमुना और रामगंगा, ये तीनों कहाँ से बहती हैं? उत्तर प्रदेश से बहती हैं। और इसके साथ में अगर और नदियों की बात की जाएगी तो गोमती नदी भी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर, गोमती नदी के किनारे ही है, ठीक। अगला जो है यमुना नदी कहाँ पर बहती है? बताएंगे। यूपी में यमुना नदी, मथुरा, आगरा, आगरा में यमुना नदी है। घाघरा नदी जिसे सरयू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये कहाँ पर बहती है? बताएंगे। और शारदा नदी, काली नदी, हमारे अपने जिले में लखीमपुर खीरी में कौन सी नदी है? शारदा नदी, जिसे हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी का एक जो नहर है सबसे ज्यादा फेमस है, कौन सी नहर? शारदा। कौन सी नहर? शारदा। और शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। गंडक नदी, ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में है। और चंबल, बेतवा, चंबल नदी भी उत्तर प्रदेश में है और बेतवा नदी भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी नदियां कहाँ पर बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है ये आपको इसका आंसर बताना है। भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें लिखा है राज्यसभा उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर इनके अनुच्छेद की बात करेंगे तो संसद का अनुच्छेद है 79
और अगर बात की जाएगी लोकसभा की, राज्यसभा की, तो राज्यसभा का 80, और अगर बात की जाएगी लोकसभा की तो लोकसभा का है अनुच्छेद 81। और यहाँ पर बात किया गया राज्यसभा उच्च सदन है, तो बिल्कुल राज्यसभा कैसा सदन है, तो उच्च सदन है, क्योंकि उच्च सदन यहाँ पर उच्च सदन क्यों कहा गया, क्योंकि राज्यसभा का कभी ना खत्म होने वाली इसकी क्या है, समय सीमा है, कार्यकाल है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कभी भी नहीं समाप्त होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का रहता है। इसमें 2/3 सदस्यों को, इसमें राज्यसभा में 2/3 सदस्यों का जो है जो नियुक्ति होती है, बदलाव होता है, वो 2 वर्ष के बाद होता है। लोकसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो लोकसभा का कार्यकाल कहाँ तक है, अनंत तक है, मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जबकि लोकसभा की राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो इनका कार्यकाल है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा जो है 5 वर्षों के बाद पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो जाता है, फिर से इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और फिर से नए सदस्यों का गठन होता है, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा इस तरीके से हमने समझा। इसके बाद हमारा अगला है, इसके 2 सदन होते हैं। क्या संसद के 2 सदन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है। फिर लिखा है राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, बिल्कुल गलत, राज्यसभा को राष्ट्रपति नहीं भंग कर सकता है। चलिए अब हम आज आपको नए संसद भवन जिसका उद्घाटन अभी 2023 में हुआ है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है अभी करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम लोग नए संसद भवन के बारे में देखने वाले हैं। नए संसद भवन से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में, परीक्षा में बन सकते हैं, तो उनको देखेंगे। अगर आपको पता है तो आप लोग बताते रहेंगे। तो बताएंगे नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया था, बताएंगे। वेरी गुड, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया गया था 2019 में। इसका वास्तुकार कौन था, नए संसद का वास्तुकार कौन था, इनके वास्तुकार का नाम था विमल पटेल। क्या नाम था, विमल पटेल। वास्तुकार विमल पटेल ने इसकी क्या तैयार की है, डिजाइन तैयार की है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि नया संसद भवन का आकार कैसा है, तो त्रिकोणीय आकार का है। कैसा है, त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन है। वैसे तो लोकसभा में 543 सीटें थी, मतलब 543 लोग बैठ सकते थे, लेकिन अब जो है इसमें कितनी सीटें हो गई हैं, 888। बिल्कुल, वेरी गुड, 888 सीटें इसमें हो गई। 888 सदस्य इसमें बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है क्षेत्रीय जो होते हैं हमारे नेता, एक राजनेता है, उनको चुना जाता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे राजनेता भी बढ़ेंगे। जैसे कि अब जो है पहले यहाँ पे खमरिया क्या था, पहले खमरिया चौकी थी, लेकिन अब ये क्या बन गया, थाना बन गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे हर एक क्षेत्र का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। और विकास हो रहा है तो उसी हिसाब से हर एक मंडल में धीरे धीरे सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसी तरीके से अब जो है बड़े संसद भवन की जरूरत थी, तो उसका निर्माण अब कंप्लीट हो चुका है। तो पहले 543 सीट की व्यवस्था थी लोकसभा में, लेकिन अब 888 सीट की व्यवस्था है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें 1272 सीटें हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 1272 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि पहले जो संसद का निर्माण किया गया था, जो पुराना हमारा संसद भवन था, ठीक है, तो उसमें 3 सदन थे। 3 मतलब उसमें पार्ट थे, एक तो था राज्यसभा और दूसरा था लोकसभा, और बीच में कौन सा था, बीच में थे हमारा सेंट्रल हॉल। कौन सा था, सेंट्रल हॉल। देखो राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग बैठक होती थी, लेकिन जब संयुक्त बैठक होती थी तो किसमें होती थी, सेंट्रल हॉल में होती थी। लेकिन अब सेंट्रल हॉल किसे बनाया जाएगा, अब सेंट्रल हॉल लोकसभा को ही बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें 1272 लोग
बैठ सकते हैं। तो लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों के बैठक के लिए सेंट्रल हॉल की जगह पर किया जाएगा, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा की दीवार के छत पर मोर के पंख, यानी कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। तो मोर के पंखों का जो चित्र है इसका अंकन और नक्काशीदार किया गया है, मतलब पत्थरों पर इसकी क्या की गई है? डिजाइन की गई है दीवारों पर तथा छत के ऊपर। ठीक है, तो सेंट्रल हॉल ये जो है तो हमको पता चल गया सेंट्रल हॉल के अभाव के कारण जो नया संसद है वहां पर सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा, जबकि पुरानी संसद में हमारा क्या था? सेंट्रल हॉल था। तो इस तरीके से हम लोग हर चीज ध्यान रखेंगे। अगला अगर राज्यसभा की बात की जाएगी तो राज्यसभा में अब कितने कक्ष हो गए हैं? तो पहले तो इसमें 250 सीटें थी, 250 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन अब इसमें कितनी सीटें हो गई? 384। वेरी गुड, 384। पहले कितने बैठ सकते थे? 250, लेकिन अब 384 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो राज्यसभा का जो दीवार है या फिर फर्श, जो आपका फर्श है, इस पे लाल कालीन बिछाई हुई है और इसमें किसके चित्र बने हुए हैं? इसके थीम में कमल के चित्र बने हुए हैं। किसके? कमल के चित्र बने हुए हैं। और साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी हमारा जो नया संसद भवन है, पहले इसमें पुराने संसद भवन में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा थी जो कि किस धातु की बनी हुई थी? बताएंगे। कांस्य धातु की प्रतिमा थी, 16 फुट की। कितने फुट की? 16 फुट की प्रतिमा थी, जो कि कहाँ पर रखी थी? पहले तो ये द्वार पर रखी हुई थी। कहाँ पर रखी हुई थी? द्वार पर रखी हुई थी, लेकिन अब इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? पुराने और नए भवन के मध्य में इसे स्थापित किया गया। संसद भवन के हमारे नए संसद भवन जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुशोभित होने वाला हमारा एक संसद भवन तैयार हो गया है 2023 में। और उसके बाद हमारे एक बहुत ही विशेष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है हमारे परीक्षा के लिए, सिंगोल आपने शायद सुना होगा, ठीक है, जिसे गोल्डन राजदंड के नाम से जानते हैं, जिसे स्थापित किया गया है हमारे संसद भवन में। आजादी के एक दिन पूर्व की संध्या को हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनको सौंपा गया था। क्या सौंपा गया था? सिंबल सौंपा गया था, जिसे राजदंड के नाम से जानते हैं। और इसे अब जो है जो नए संसद भवन में पोडियम है, लोकसभा के पास पोडियम है, वहां पर इसे क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और ये सिंबल क्या है? ये हमारे यहाँ का राजदंड बताया गया। क्या बताया गया? राजदंड बताया गया। ठीक है, इसके साथ में अगर बात की जाए कि नए संसद भवन में, तो नए संसद भवन में एक जो है कॉन्कॉर्ड पेंडुलम, ठीक है, कॉन्कॉर्ड पेंडुलम की लगाया गया है। एक कॉन्कॉर्ड पेंडुलम एक घड़ी के जैसा होता है। ये पूरा संसद भवन के स्थान पर 49 घंटा 59 मिनट और 8 सेकंड में पूरा अपना एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए कि पुराने संसद भवन की, तो जो हमारा पुराना संसद भवन था, तो इसका निर्माण कब किया गया था? हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज पंचम, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के बाद जो जॉर्ज पंचम बने, धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हुआ। एक समय जब जॉर्ज पंचम थे 1911 में, तो उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? नई दिल्ली में। कलकत्ता से नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में को किसने बनाया? तो जॉर्ज पंचम, जो कि अंग्रेज थे, इन्होंने 1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी क्या बनाई थी? नई दिल्ली से बनाया था। अगर बात की जाएगी नए संसद, उस समय संसद भवन में के निर्माण में इसके वास्तुकार, इसका पूरा श्रेय किसे जाता है? तो वास्तुकार उसमें कौन थे? इसके वास्तुकार थे एडविन लुटियर और एडवर्ड बेकर। कौन थे? एडविन लुटियर और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार थे। तो पहले जो पुराना वाला संसद भवन है, इसके वास्तुकार कौन है? बोलेंगे एडविन लुटियर और हर्बर्ट बेकर इसके कौन थे? वास्तुकार थे पुराने संसद भवन में। और पुराने संसद भवन में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार, यानी कि इसका जो रूपरेखा है या ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियर ने इसे तैयार किया था। इसे ध्यान रखेंगे, किसने तैयार किया था? एडविन लुटियर ने। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत
भारत की कौन कौन सी इमारतें आती हैं, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन आता है और हमारी नई संसद आती है। इसके साथ ही साथ में राष्ट्रीय लेखागार आता है और साथ ही साथ में क्या आता है, इंडिया गेट। तो ये इतने सारी चीजें इसमें आई हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आई हैं। तो हमने नए संसद भवन से बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में जाना, ठीक है। तो इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पेन लेके बहुत अच्छे तरीके से हर चीज तैयार कर सकते हैं, ठीक।